हेलो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर श्रीकांत व्यास आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ई स्कूल में। आज हम पढ़ने वाले हैं इनकम टैक्स का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे लीव, सैलरी, एनकैशमेंट, अर्जित अवकाश और उसका वेतन। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि क्या आप पिछले सारे वीडियो देख चुके हैं? अगर हाँ हैं तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वो कैसे लगे, आपको समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। जो भी स्टूडेंट इसे देखे प्लीज़ कमेंट करें, उससे मुझे पता चलेगा कि आप कितना सीख पा रहे हैं, आपको कैसा लगता है। मुझे फीडबैक चाहिए ताकि मैं उसमें और इम्प्रूव कर सकूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखें, आज हम पढ़ने वाले हैं इनकम टैक्स का वीडियो 9 है ये। क्लियर? सैलरी हेड हम पढ़ रहे हैं और सैलरी हेड में हम सीख रहे हैं। आज चौथा वीडियो हमारा इस क्रम में है और 4th वीडियो है सैलरी हेड के लिए। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीव, सैलरी, एनकैशमेंट। लीव यानी आपके होता है अवकाश, सैलरी यानी होता है वेतन, और उसके लिए एनकैशमेंट का मतलब होता है पैसे ले लेना। ये क्या बात है, क्या होता है, इसके बारे में हम आज पूरा रूल सीखेंगे। इनकम टैक्स के लॉ में ये कैसे है, किस तरह से इसमें काम होता है, क्या क्या परिस्थितियाँ होती हैं, देखते हैं। सबसे पहले आप इस पर देखें, ये पहला पैराग्राफ जो इसका बेस पार्ट है। देखिए, इसमें लिखा है आपके एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, यानी जैसा कि सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में होता है, नॉर्मली एवरी एम्प्लॉय इज अलाउड, प्रत्येक कर्मचारी को अलाउड होती हैं सर्टेन पीरियड ऑफ लीव, कुछ समय की छुट्टियां। हर कर्मचारी को छुट्टियां मिलती है या नहीं मिलती है? मिलती है ना। कौन सी? विद पे, यानी आप छुट्टी लेंगे लेकिन आपके पैसे नहीं कटेंगे। ऐसी छुट्टियों की बात यहाँ पे चल रही है, यानी विद पे लीव जिसको हम बोलते हैं। एवरी ईयर, हर साल मिलती है। तो ये जो हर साल छुट्टियां मिलती हैं उसके बारे में ये चल रहा है। पहला पॉइंट क्लियर। सच लीव मे बी अवेल्ड ड्यूरिंग द ईयर, ऐसी छुट्टियां वर्ष के दौरान अवेल कर सकते हैं, यानी वो ले सकते हैं। और या अगर वो छुट्टियां ना ले तो एक्यूमुलेटेड बाय द एम्प्लॉय। एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है वो आगे जमा हो जाएंगे, इकट्ठी हो जाएंगे। यानी आप या तो छुट्टियां ले लें, जैसे मान लो मैं आपको ये कहता हूँ कि आपको हर महीने एक छुट्टी मिलेगी, तो पूरे साल में होगी 12 छुट्टियाँ जो कि पेड लीव हैं। आपने उनमें से छुट्टियाँ जो है वो 4 ली, 8 छुट्टियाँ आपने नहीं ली, तो वो 8 छुट्टियाँ आपकी क्या हो गई? जमा हो जाएंगी। और अगले साल 12 छुट्टियाँ प्लस 8 यानी 20 छुट्टियाँ हो जाएंगी। ये एक्यूमुलेशन कहलाता है कि आपकी जो पेड लीव है जो आपने नहीं ली है वो जमा होती रहती है, एक्यूमुलेटेड होती रहती है। अब आगे क्या है, वो ये कहता है या तो वो छुट्टियां ले सकता है या वो उसे जमा कर सकता है। द एक्यूमुलेटेड लीव लाइंग टू द क्रेडिट ऑफ एन एम्प्लॉय मे बी अवेल्ड सब्सिक्वेंटली, यानी ये जो छुट्टियां वो इकट्ठी होती हैं उनको वो क्या कर सकता है? आगे भविष्य में ले सकता है। और एनकैश्ड, या वो उन छुट्टियों के लिए हर साल पैसा भी ले सकता है। यानी दोनों ही स्थिति आप समझ लें, या तो छुट्टियां ले लो या पैसा ले लो, ये एम्प्लॉय पर निर्भर होता है। अब प्रश्न ये है कि यहाँ पे क्या बात हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? यहाँ पे हमारे है एनकैशमेंट, यानी जब कोई कर्मचारी अपनी पेड लीव जो उसकी होती है उसको इकट्ठी करता है और उस इकट्ठी छुट्टियों को वो सरेंडर कर देता है और उसके बदले में एनकैशमेंट यानी पैसा ले लेता है, उनके बारे में हम बात करते हैं। अब देखो, इसमें आगे आता है व्हेन एन एम्प्लॉय रिसीव्स एन अमाउंट ऑफ द वेविंग लीव लाइंग टू हिज क्रेडिट। तो यहाँ पे देखो, व्हेन एन एम्प्लॉय, जब कोई कर्मचारी रिसीव्स प्राप्त कर लेता है, एन अमाउंट पैसा, फॉर वेविंग द लीव, यानी छुट्टियों को देकर, वेव करना बोलते हैं इसको, छुट्टियां दे देते हैं और यानी छुट्टियां कटवा देते हैं, छुट्टियां कटवा कर उसके बदले में पैसे ले लेते हैं जो उसके खाते में होती हैं। सच अमाउंट इज नोन एज लीव, सैलरी, एनकैशमेंट। इस तरह से जो छुट्टियों के लिए पैसा लिया जाता है वो आपके कहलाता है लीव, सैलरी, एनकैशमेंट। तो आज जो हम रूल पढ़ने वाले हैं वो इसके बारे में
है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है कि इसके अंतर्गत क्या क्या कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले आप देखें, हेडिंग है लीव सैलरी एनकैशमेंट। क्लियर? अब आपको पता है लीव सैलरी एनकैशमेंट का मतलब होता है कि जो आपकी इकट्ठी छुट्टियां हैं, पेड लीव है, उसके बदले में आप पैसे ले लेते हो। तो वो पैसे लेते हो तो सिचुएशन पहली क्या आती है? ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विसेज, केस ए कहलाता है। यानी जब आप नौकरी कर रहे हैं उसके दौरान ही आपने वो पैसा लिया है, तो ये केस ए है। क्लियर? नंबर 2, ऑन टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज, यानी जब आपकी नौकरी समाप्त हो गई है तो उसमें 2 स्थिति आएगी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय केस बी और अदर एम्प्लॉय केस सी। और थर्ड सिचुएशन होती है पेड टू लीगल हायर, यानी आप नहीं, यानी कर्मचारी खुद नहीं, उसके परिवार को उसकी डेथ के बाद में यदि मिले लीगल हायर को, तो ये केस डी हो गया। तो कुल मिला के हमारे इसमें 4 केस बने। पहला, आप नौकरी के दौरान पैसे लेते हो। दूसरा, रिटायरमेंट पे लेते हो और आप कर्मचारी हो गवर्नमेंट। तीसरा आपके हो गया रिटायरमेंट पे लेते हो, आप हो प्राइवेट कर्मचारी। और डी सिचुएशन, आपके परिवार को वो पैसा मिलता है, आप खुद नहीं रहते हैं। तो ये 4 सिचुएशन यहाँ पे हमारे सामने आ जाती हैं एनकैशमेंट ऑफ लीव के बारे में। तो इन चारों सिचुएशन को, केस ए, केस बी, केस सी, केस डी, चारों केसेस में क्या क्या रूल होंगे, बस इतना ही आज अपने को सीखना है। आगे देखते हैं। केस ए। केस ए क्या है? जब आपको नौकरी के दौरान पैसा मिलता है। लीव सैलरी रिसीव्ड ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस। सर्विस के दौरान आपको वो पैसा जब मिलता है तो क्या होता है? तो वो कहता है लीव सैलरी ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस इज़ फुल्ली टैक्सेबल, यानी पूर्ण रूप से उस पर टैक्स लगेगा इन केस द गवर्नमेंट एम्प्लॉय एज वेल एज अदर एम्प्लॉय, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या प्राइवेट एम्प्लॉय हो। अगर ड्यूरिंग द सर्विस आपने एनकैशमेंट ऑफ लीव का पेमेंट लिया है तो वो धारा 17(1)(वी)(a) के अंतर्गत कर योग्य होगा। बस इतनी सी बात है, कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? केस ए ड्यूरिंग द सर्विस टैक्सेबल होता है। क्लियर? अब बढ़ते हैं केस बी की तरफ। केस बी होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए और रिटायरमेंट पे पैसा लेना। केस बी, लीव सैलरी रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑन टर्मिनेशन ऑफ सर्विस। जब वो रिटायर हो तब वो पैसा गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जब मिले तो क्या होगा? तो कहता है एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, लीव सैलरी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज फुली एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 10(10)(a)(1). यानी अगर कोई सरकारी कर्मचारी है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो या वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, अगर रिटायरमेंट पे उसको लीव एनकैशमेंट का पैसा मिलता है तो वो एग्जम्प्टेड है, यानी कोई टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर? टैक्स पॉइंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय here does not include employee of local authority, public sector undertaking and foreign employee। यहाँ पे वो कहना चाहता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय में लोकल अथॉरिटी का जो एम्प्लॉई है, पब्लिक सेक्टर का कोई एम्प्लॉई है या फॉरेन गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉई है, वो इंक्लूड नहीं होगा। यानी बहुत सिंपल कहा है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का यदि कोई एम्प्लॉई है तो उसे धारा 10(10)(a) फर्स्ट के अंतर्गत एग्जम्प्टेड होगा। यानी केस बी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रिटायरमेंट पे जब ये पैसा मिलेगा तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, टैक्स फ्री है, एग्जम्प्टेड है। नेक्स्ट केस सी। केस सी बहुत इंपॉर्टेंट है। केस सी होता है रिटायरमेंट होगा और कर्मचारी प्राइवेट होगा। ओके, तो लीव सैलरी रिसीव्ड बाय नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय
ऑन टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज। ये तो हो गई इसकी कंडीशन, यानी नॉन गवर्नमेंट यानी प्राइवेट कर्मचारी होगा और टर्मिनेशन पे वो पैसा जब उसको मिलेगा, यानी रिटायरमेंट को हम बोलते हैं। टर्मिनेशन ऑफ सर्विस का मतलब होता है रिटायरमेंट होगा तब जब ये पैसा लेगा तो उस पर क्या रूल अप्लाई होगा। तो कहता है एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज, यानी जब उसकी सर्विसेज समाप्त होती है, लीव सैलरी रिसीव्ड बाय अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय यानी प्राइवेट एम्प्लॉय including employee of foreign government, local authority and public sector undertaking is exempted to the minimum of the following under section 10(10)AA second। यानी exempted होगी लेकिन minimum of the following, नीचे जो दे रखी हैं उनमें जो सबसे कम है वह कर मुक्त होगी। तो नीचे क्या पॉइंट्स दे रखे हैं देखते हैं। आप देखिए इसमें 4 पॉइंट आपके दे रखे हैं। पहला, अमाउंट रिसीव्ड एज लीव सैलरी। फर्स्ट पॉइंट हमेशा रिसीव्ड अमाउंट ही होता है, याद रखेंगे, जैसा कि हमने ग्रेचुइटी में पढ़ा था। ये 3 लाख रुपए मैक्सिमम अमाउंट है, जैसा कि ग्रेचुइटी में 20 लाख थी, यहाँ पे 3 लाख है। 10 इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ, इसको हम बोलते हैं 10 माह का वेतन, 10 मंथ सैलरी। तो 10 मंथ सैलरी कैसे होगी, 10 इंटू एवरेज सैलरी अपने को पर मंथ से गुणा करनी है तो 10 मंथ की आ जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन जो है वो है डी पार्ट, टू द मैक्सिमम ऑफ 30 डेज नॉर्मली टेकन एज 1 मंथ, यानी आपको 30 दिनों का, जिसको हम कह सकते हैं 1 महीना, एवरेज सैलरी 1/4 एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, ओके। और सेकेंड पॉइंट आपका है सब्जेक्ट टू डिडक्ट फॉर एक्चुअल लीव अवेल ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द सर्विसेज। जितनी आपने छुट्टियां ले ली हैं वो घटाई जाएंगे। तो ये जो पॉइंट है ना यहाँ से यहाँ, ये थियोरेटिकल है, इसको नीचे हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसको आप देखें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसको हम करेंगे कैसे, इसका फॉर्मूला होगा, सबसे पहले आपको 1 लिखना है, 1 इज़ फॉर 1 मंथ, मल्टीप्लाई करना है कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज का मतलब पूर्ण वर्ष हो गए, सेवा के पूर्ण वर्ष, माइनस लीव एक्चुअली टेकन इन द टर्म ऑफ मंथ्स, कितने महीनों की उसने छुट्टियां ले ली हैं वो घटा दी जाएंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है घटाने का, और उसको गुणा करनी है एवरेज सैलरी पर मंथ से। तो बहुत सिंपल है, आप इसको याद रखें, 1 इंटू कंप्लीटेड ईयर, तो जैसे मान लो 32 साल हैं तो 32 से गुणा कर देंगे। ये जो मल्टीप्लाई आएगा उसमें से अपने को लीव एक्चुअली टेकन, जो छुट्टियां वो वास्तव में ले चुका है, वो अपने को घटानी है और उसको एवरेज सैलरी से मल्टीप्लाई करना है। ये इतना ही काम अपने को करना है। तो 4 पॉइंट हो गए, ए, बी, सी और डी। इन चारों में से जो कम है उसको हमें कर मुक्त करना है, यानी जो प्राप्त राशि है उसमें से कर मुक्त राशि घटाएंगे तो जो बचेगी वो कर योग्य राशि यानी टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगी। और यही हमारा उद्देश्य है, टैक्सेबल अमाउंट कैलकुलेट करना। अभी हम इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे, तो चिंता मत करें, आपको समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा। अब आप देखें, ये 4 पॉइंट आपको एकदम याद होने चाहिए, रटे हुए होने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है, इसमें एक शब्द आया एवरेज सैलरी। तो एवरेज सैलरी का मतलब है बेसिक सैलरी, डीए हैश का मतलब सेवा शर्तों में होने पर, कमीशन एज अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑन टर्नओवर, यानी 3 चीज़ें आपको लेनी है, बेसिक सैलरी, डीए स्टार या डीए हैश और कमीशन ऑन सेल्स। बीइंग लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी, ये आपको 10 महीने का एवरेज लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 मंथ एवरेज। एंडिंग ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट, जिस दिन की वो डेट ऑफ रिटायरमेंट को एंड होता है उस डेट से जस्ट पहले के 10 महीने का लेना है। सुपर एन्युएशन, जो उसको मिलता है, पैसे जो मिलते हैं। इफ़ एन एम्प्लॉय रिटायर्स ऑन 18, फॉर एग्जाम्पल उसने कहा है कि 18 तारीख को यदि कोई व्यक्ति रिटायर होता है, 18/11/2019, तो आपको क्या करना है, देन 10 मंथ एवरेज सैलरी शैल बी पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 19 जनवरी 2019 से स्टार्ट होके 18 नवंबर 2019 तक, इस तरह से 10 महीने लेनी, यानी डेट को भी ध्यान में रखते हुए 10 महीनों की सैलरी लेनी है। ठीक है, करेंगे इसको भी। डीए के साथ में हैश लगा हुआ था तो वो मैंने बता दिया, डीए हैश जब भी आए, डीए इज़ नॉट फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ
retirement benefit, then the same will not be included in the salary. बहुत सिंपल सा है, DA स्टार कह दो चाहे DA ऐश, आप याद रखें DA सेवा शर्तों में हो तो लेना है, अगर सेवा शर्तों में ना हो तो नहीं लेना है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं अंडर द टर्म ऑफ सर्विसेज, यदि है तो लेना है, अंडर द टर्म ऑफ सर्विसेज नहीं है तो नहीं लेना है, बहुत सिंपल। अब आगे अगर प्रश्न में कुछ ना दे रखा हो तो DA स्टार हम इसको कह सकते हैं। आगे सेकेंड पॉइंट, वाइल कैलकुलेटिंग कंप्लीटेड ईयर्स इग्नोर एनी फ्रैक्शन ऑफ ईयर, यानी अगर 10 साल 9 महीने हैं तो इस 9 महीने को भूल जाओ, आप तो सिर्फ 10 साल याद रखो, यानी कंप्लीटेड ईयर लेना है, फ्रैक्शन को याद नहीं रखना है। ओके, आगे नोट, लीव एनकैशमेंट रिसीव्ड फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉयर, अगर एक से ज़्यादा लोगों से ये पैसा आपको मिले तो क्या करना है। ये बात ग्रेचुइटी में भी आई थी और यहाँ पे भी आएगी और काफ़ी पॉइंट्स में आती है। अगर आपको बहुत सारे लोगों से ये पैसा बार बार मिलता रहा है तो बस आपको इतना ही याद रखना है, ये जो 3 लाख अमाउंट मैक्सिमम है ना, उसमें से पहले कोई भी मिला है तो उसको आपको लेस कर देना है। इतना से इस पूरे पॉइंट का निष्कर्ष है। जैसे मान लो पहले भी आप एक नौकरी करे, वहाँ से रिटायर हुए, फिर दूसरी नौकरी ज्वाइन कर ली, तो पहले भी आपको 1 लाख रुपए आपको ये एनकैशमेंट मिल चुका है, तो यहाँ पे 3 लाख में से वो 1 लाख घटाकर जो मैक्सिमम अब बचेगा वो आपके 2 लाख आ जाएगा। बस ये इतनी सी बात वो इसमें कहना चाहता है। अब उसके बाद में आपके इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, अर्लियर डिडक्शन क्लेम्ड फॉर द लीव एनकैशमेंट, पहले अगर आपने ऐसा कोई क्लेम किया है, वाइल क्लेमिंग द स्टेचुटरी अमाउंट एनी डिडक्शन क्लेम्ड अर्लियर एज द एनकैशमेंट शैल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 3 लाख। दोनों ही एक ही पॉइंट है, सिर्फ इतना कह रहा है पहले आपने ऐसा कोई पेमेंट लिया है या क्लेम किया है या कर मुक्ति प्राप्त कर ली है तो ये जो 3 लाख की अमाउंट है उसमें से आप घटा दो, बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, केस डी। केस डी है, जैसा कि मैंने आपके कहा, लीव सैलरी पेड टू लीगल हायर, यानी जब एम्प्लॉय खुद तो उसकी कोई डेथ हो गई है और अब ये पैसा उसके लीगल हायर को, यानी उसके जो पीछे व्यक्ति है उसको मिलता है। तो इसका बहुत सिंपल सा रूल है, हर एक में एक ही आता है, इस तरह का अगर कोई पेमेंट है तो वो नॉट टैक्सेबल होगा। यानी परिवार के सदस्य को व्यक्ति की डेथ होने के बाद में, एम्प्लॉय की डेथ होने के बाद में जब परिवार के सदस्य को ये पैसा मिलेगा तो ये कर मुक्त होगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये आपके 4 रूल हो गए। मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ और आपको ये बता देता हूँ कि देखो किस तरह से आपको याद करना है। सबसे पहला पॉइंट हुआ केस ए, ड्यूरिंग द सर्विस, हर व्यक्ति के लिए टैक्सेबल होगा, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या वो प्राइवेट एम्प्लॉय हो। केस बी, रिटायरमेंट और गवर्नमेंट, कर मुक्त होता है। केस सी, थर्ड कंडीशन, प्राइवेट एम्प्लॉय, रिटायरमेंट में पैसा मिलता है। तो 4 पॉइंट होंगे, उन 4 में से जो मिनिमम होगा उसके आधार पर मिनिमम राशि कर मुक्त होगी और जो शेष बचेगा प्राप्त राशि में से वो टैक्सेबल हो जाएगा। और डी पॉइंट, लीगल हायर को अगर पैसा मिलता है तो कर मुक्त होगा। ये इतनी सी बात है, 4 पॉइंट है, याद हो सकते हैं आराम से। मैंने आपको याद करके सुनाया, आप भी याद करें। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन इसके लिए अच्छा सा करते हैं ताकि आप लोगों को बेहतर समझा पाएँ कि किस तरीके से ये होगा। क्वेश्चन मेरे साथ पूरा ध्यान से सुने, आराम से याद करते हुए चलें। सबसे पहले इसमें आपको लिखा है, मिस्टर भानु इज वर्किंग इन जेब्रा लिमिटेड सिंस लास्ट 25 years एंड 9 months। यानी भानु जो है वो आपके 25 साल 9 महीने से एक कंपनी में, लिमिटेड कंपनी यानी प्राइवेट कंपनी हो गई, तो उसमें नौकरी करता है, तो सरकारी कर्मचारी नहीं है। केस सी हो गया है ये। अब क्या कहता है, मंथ 25 साल 9 महीने, तो इसकी सर्विस आपको कितनी माननी है, 25 years माननी है, फ्रैक्शन को छोड़ देना है। क्वेश्चन पढ़ते समय क्लियर कर लेंगे ये बात। कंपनी अलाउज 2 month लीव फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस टू इट्स एम्प्लॉय। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वो कहना चाहता है कि कंपनी जो है वो हर 1 साल जब नौकरी उसकी होती है तो 2 महीने की छुट्टियाँ उसको देती है। कितनी अच्छी बात है, 2 महीने की छुट्टियाँ, गुड। ड्यूरिंग द जॉब
ही हैड अवेल्ड 20 मंथ लीव। जब वो नौकरी कर रहा था तो उसने 20 महीने की जो है वो अवेल कर ली थी, यानी छुट्टियां ले ली थी। क्लियर, ये भी याद रखना है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑन 10/8/2019, 10/8/2019 को वो रिटायर हुआ। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 10/8/2019। ही गॉट 1,50,000 एज लीव एनकैशमेंट। उसको 1,50,000 रुपये रिसीव्ड हुए। तो ए पॉइंट हमारा होता है ना रिसीव्ड अमाउंट, वो 1,50,000 हो गया। एज ऑन दैट डेट, यानी उस दिन, हिज बेसिक सैलरी वॉज 5,000 रुपीज़ पर मंथ। उसकी जो बेसिक सैलरी है वो 5,000 रुपये पर मंथ थी। DA वॉज 2,000 पर मंथ, DA उसको मिलता था 2,000 पर मंथ। कमीशन वॉज 5% ऑन टर्नओवर, 5% था टर्नओवर पे, और प्लस 2,000 पर मंथ फिक्स, ये उसको फिक्स भी मिलता था। टर्नओवर अफेक्टेड बाय SSC ड्यूरिंग लास्ट 12 मंथ इवनली 5 लाख। ये जो भानु है उसने पूरे साल, यानी पूरे साल में 5 लाख की सेल्स की थी, जिस पे उसको 5% कमीशन मिल जाएगा। भानु गॉट एन इंक्रीमेंट ऑफ 1,000 पर मंथ फ्रॉम 1/1/2019। भानु के जो इंक्रीमेंट है वो आपके 1/1/2019 से लग गया था। तो आज तो उसकी सैलरी है 5,000, तो 5,000 में इंक्रीमेंट लगा हुआ है, क्योंकि ये तो तारीख जो है वो 8वें महीने की थी, लास्ट की। इसका मतलब उससे पहले कितनी तनख्वाह थी, तो 1/1/2019 से पहले उसकी सैलरी 4,000 रुपये हो जाएगी। ये बात आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ते समय समझ लेनी है, सही है। आज अगर 5,000 है और हम कह रहे हैं कि पहले इसकी तनख्वाह 1,000 बढ़ी थी, तो पहले कितनी थी, तो 1,000 बढ़ने के बाद 5,000 है, तो 1,000 बढ़ने से पहले 4,000 थी। आगे 5,000 पर मंथ DA, यानी DA भी बढ़ा है। तो आज DA कितना है, 2,000 है DA। तो पहले DA जो है वो कितना होगा, 1,500 होगा। तो पहले का जो DA है वो 1,500, पहले की जो बेसिक सैलरी है वो हो गई 4,000। दोनों याद रखने हैं। आगे लिखता है कंप्यूट हिज टैक्सेबल लीव एनकैशमेंट सैलरी। हमें इस कंडीशन को सॉल्व करना है। ये आपके A कंडीशन दिया है। अब एक इसमें B कंडीशन और है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट में 2 बार पढ़ लें, फिर वापस वीडियो स्टार्ट कर लें। सेकंड आपकी जो सिचुएशन है वो कहता है हाउ शैल योर आंसर डिफर, यानी आपका उत्तर किस प्रकार से अलग होगा इफ़ SSC हैड टेकन 2 मंथ लीव इंस्टीड ऑफ 20 मंथ। अगर SSC ने केवल 2 महीने की ही छुट्टियां ली हैं 20 महीने के स्थान पर, ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ जॉब। ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो 20 मंथ लिखा हुआ है ना, उसकी जगह पे वो कहता है कि यदि 2 मंथ हो जाए तो आपके आंसर में क्या डिफरेंस आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूले में जो D पॉइंट होता है वहाँ पे चेंज होगा और कोई चेंज नहीं होगा। देखते हैं सॉल्यूशन, देखें पॉइंट टू पॉइंट ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन आप बिल्कुल एक बार पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है आपको ये सारी बातें याद हो जाएंगी। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमारे पहला पॉइंट इसमें लिया है, यहाँ से हम शुरू करते हैं सॉल्यूशन। ध्यान से देखिए, वर्किंग नोट है, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस कितना होगा, तो इसने कहा 25 साल 9 महीने। तो चूंकि इसमें हमने फ्रैक्शन को छोड़ देना है, तो हमारी जो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज है वो हो गया 25 ईयर्स। समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे As per section 335 of the General Clause Act 1897, month shall means a month reckoned according to British calendar। यानी हम जब कैलेंडर देखें, जब आप इससे करें तो ब्रिटिश कैलेंडर को ध्यान में रखना है, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल वाले कैलेंडर को ध्यान रखना है। द पीरियड commencing from 7th September and end on 6th October shall be month। यानी 7 तारीख से जो महीना शुरू होता है 6 तारीख को उसे एंड माना जाएगा। थर्ड पॉइंट देखें,
सैलरी हेयर मीन्स बेसिक सैलरी लेनी है, डियरनेस अलाउंस लेना है, कुछ ना लिखे तो सेवा शर्तों में मान ले, और कमीशन ऑन टर्नओवर वो भी 10 महीने का लेना है। क्लियर? तो 10 महीने की सैलरी में आपको ये 10-10 महीने की सारी चीज़ें लेनी है। कैसे कैलकुलेट होगी? बहुत आसान है, हमने पिछले क्वेश्चन में भी ये किया था। ये देखो 10 महीने की टेबल आपके सामने बोर्ड पर आ गई है। आपको सबसे पहला काम ये ही करना है कि आप तो लिखें, मंथ लिख लें, आप कौन से महीने में रिटायर हुए वो लेना है, तारीख क्या थी वो लेनी है, और उसके बेस पे चलेगा। तो आप रिटायर हुए 10, मैं आपके वो डेट लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, 10/8/2019 में आप रिटायर हुए। क्लियर? 8 मतलब कौन सा महीना हो गया? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। क्लियर? ये रहा देखो अगस्त, जिस महीने में आप रिटायर हुए। 10 दिन उसके हो गए क्योंकि 10 तारीख है, तो 10 तारीख, तो 10 दिन तो उसके ले लेंगे। अब आप पीछे 10 महीने से ले लो, तो पीछे 10 महीने लेंगे तो आप अक्टूबर से शुरू करेंगे। सही है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है? अक्टूबर में आपको 21 दिन लेने हैं और अगस्त में आपको 10 दिन लेने हैं, तो ये दोनों मिलाकर 1 महीना हो जाएगा। बस ये इतना सा ध्यान रखना। और 9 महीने बीच में हमने ले लिए हैं, क्योंकि इसमें आपको जिस दिन वो व्यक्ति रिटायर हुआ उससे जस्ट पहले के 10 महीने लेने हैं। तो 10 दिन इधर से आ रहे हैं तो पीछे स्टार्ट 20 दिन पहले होएगा, तो 20 दिन नहीं होगा क्योंकि अक्टूबर आपने 31 का महीना होता है, इसलिए 31 दिन लिए हैं। तो सबसे पहले आप इस चीज़ की पूरी प्रैक्टिस टेबल की कॉपी में खुद लिख के करें और इस डेट को ध्यान में रखते हुए कर लें। अब आपको क्या करना है, 21 दिन की सैलरी ये अपने को लेनी है। तो पहले तो ये देखो, इसने जो चेंज हुआ जनवरी में उसका इंक्रीमेंट लगा था, मैं आप लोगों के लिए उसको अंडरलाइन कर देता हूँ। जनवरी में उसके इंक्रीमेंट लगा था, ये लिखा हुआ था 1/1/2019 को। तो उससे पहले की तनख्वाह आप देखें 4000 है बेसिक सैलरी, और डीए जो है वो 1500 है, और उसके बाद में जो तनख्वाह है वो आपके 5000 है और 2000 उसका डीए है। तो अब आपको क्या करना है, आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इसमें आपको 21 दिन की लेनी है, तो ये 21 दिन की कैसे कैलकुलेट होगी करके बताता हूँ। आप देखिए, कैलकुलेटर आ गया है। आपकी बेसिक सैलरी है 4000, इसमें आप डिवाइड करेंगे, महीना जो था उसको लेंगे, महीना है अक्टूबर का, अक्टूबर में आपके डेज होते हैं 31, तो डिवाइड बाय 31, मल्टीप्लाई आपको इससे करना है 21 डेज से, क्योंकि 21 दिन का निकालना है। तो आप देखिए कितना आता है, 2709.67। तो आपका कितना हो गया, 2710। समझ में आता है? तो इस तरीके से ही आपको ये कैलकुलेट करना है। इस तरीके से यहाँ पे 10 दिन का लेना है और यहाँ पे 10 दिन का लेना है। कैलकुलेटर पे मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे 10 दिन का, यहाँ पे 21 दिन का। क्लियर? यहाँ पे 5000 को बेस रखना है क्योंकि बाद की जो सैलरी है वो 5000 है, और यहाँ पे 4000 को बेस रखना है। क्लियर? ये जब आप करेंगे तो यहाँ पे अब आपकी टोटल आ जाएगी। मैं थोड़ा सा यहाँ से ये कुछ चीज़ें हटा देता हूँ। अब आप देखें, यहाँ पे 10 महीने की बेसिक सैलरी आ गई, 10 महीने का डीए आ गया, और कमीशन कैसे लेना है ये भी इम्पोर्टेंट है। 5 लाख उसका 5%, लेकिन 10 महीने के लिए, तो 10 बट्टे क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 10 डिवाइड बाय 12। तो ये 10 महीने का कमीशन आ गया। तो बेसिक सैलरी, डीए और कमीशन तीनों आ गए। इन तीनों की जो टोटल है वो 10 महीने की आई 86,817। जब आपको एवरेज निकालना है तो 10 का भाग दे देंगे, तो 10 का भाग देने पर आएगा 8,682 रुपये। ये आपके हो गया एवरेज सैलरी, जिसको हम बोलते हैं वो हो गया एवरेज। तो
एवरेज सैलरी का मतलब 10 महीने की एवरेज सैलरी होता है, ये भी आप याद रखें। तो 10 महीने की एवरेज सैलरी आपने यहाँ पे ले ली है और वो पर मंथ अब आ चुकी है, वो है 8,682। आगे यहाँ पे देखो लिखा है मंथली फिक्स कमीशन इज इररिलेवेंट, यानी जो फिक्स कमीशन मिलता है उसको नहीं लेते हैं, कमीशन ऑन सेल्स लेते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कंडीशन वाइज, दोनों जो कंडीशन है उसके बेस पर। अब आपके सामने कंडीशन ए जिसमें आपके 20 महीने हैं, कंडीशन बी जिसमें आपके 2 महीने हैं जो छुट्टियां उन्होंने ली हैं, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है। सबसे पहले आपको इसमें लिखना है ये लीव एनकैशमेंट रिसीव्ड। तो लीव एनकैशमेंट रिसीव्ड हुआ 1,50,000, 1,50,000 दोनों में एक साथ लिख दो, काम पक्का रहेगा। फिर आता है मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, इन चारों में से जो कम है वो अपने को घटानी है। तो सबसे पहले अमाउंट रिसीव्ड लिखेंगे, सेम। मैक्सिमम अमाउंट या जिसको हम स्टैट्यूटरी बोलते हैं वो लिख देंगे 3 लाख 3 लाख। एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ या 10 मंथ सैलरी वो हमने ऊपर कैलकुलेट की थी 86,820, 86,820। आप देखिए ये 3 पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है, 1 सेकंड में लिखने में समय ही नहीं लगेगा। उसके बाद में ये पॉइंट कैलकुलेट करना है। तो इसमें आप देखें पहले में 1 हमेशा लिखना है, इंटू 25 क्या है कंप्लीटेड सर्विस, तो 25 साल की नौकरी हो गई, माइनस 20 क्या है जितने महीने आपने छुट्टियां ली थी। तो पहले में 20 घटाया है और दूसरे में 2 घटाया है, और इंटू आपको करना है एवरेज सैलरी, दोनों में ही। आसान है ना, देखो कितना आसान है, आपको फॉर्मूला यदि याद है तो आराम से कर सकते हैं। अब आपके ये 4 पॉइंट आए, इन चारों में जो सबसे मिनिमम था वो ये ही है इसलिए घटा दिया। इन चारों में आप देखें ये सबसे मिनिमम है इसलिए उसको यहाँ पे लिख दिया। दोनों पॉइंट हो गए। ये कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर पे कर लीजिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से हो जाएगा। नोट कर लेना कैलकुलेटर पे इसको करना है। 1 × 25 माइनस 20 गुणा 8,682। इसमें 1 × 25 माइनस 2 गुणा 8,682। ये करेंगे तो एक बार संख्या ये आएगी, एक बार संख्या आएगी। इन चारों में से जो कम है वो यहाँ लिखना है, इन चारों में से जो कम है यहाँ लिखना है, और घटा देंगे तो ये जो अमाउंट यहाँ पर आएगी ये आपका आंसर होगा। तो ये अपने को ध्यान रखना है, ये आपका पहला आंसर, ये आपका दूसरा आंसर। इतना ही क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक आपका एक बड़ा क्वेश्चन हमने कर लिया है, और आप देखिए पूर्ण रूप से जो मेन कंडीशन जिसको हम सी कंडीशन बोलते हैं, प्राइवेट एम्प्लॉय की कैलकुलेशन होती है, वो पूरी मैंने आपको सिखाई है। आपको यदि समझ में आया तो प्लीज़ आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दूसरे बच्चों को भी सीखने का मौका दे, इसलिए आप शेयर जरूर करें ताकि हर व्यक्ति जुड़ सके, सीख सके। एक क्वेश्चन और हम आपके लिए ले रहे हैं, इसी तरह का एक अच्छा क्वेश्चन है। मिस्टर दास रिटायर्ड ऑन 31/3/2020, यानी आप समझें 2020 31 तारीख यानी साल के एंड में ही ये रिटायर हुआ है। At the end of the time of the retirement, 18 months leave was lying in to his credit account. यानी जब वो रिटायर हुआ तो उसके खाते में 18 महीने की छुट्टियां बची थी। प्रश्न चेंज हो गया यहाँ पे, पहले वाले में था कि कितनी ली थी, 20 महीने की छुट्टियां ली थी और 2 महीने की छुट्टियां ली थी पहले वाले क्वेश्चन। इसमें है 18 महीने की छुट्टियां उसके खाते में क्रेडिट में पड़ी हैं, बची हुई हैं। हमें चाहिए ली कितनी थी, इसलिए ये क्वेश्चन अलग हो गया। ही रिसीव्ड लीव एनकैशमेंट इक्वलेंट टू 18 मंथ बेसिक सैलरी। उसको 18 महीने की बेसिक सैलरी जितना पैसा मिल गया, ऑब्वियस है 18 महीने की छुट्टियां पड़ी हैं तो 18 महीने की जितना पैसा उसको मिलेगा। बेसिक सैलरी 1,26,000 उसकी है। हिज एम्प्लॉयर अलाउड हिम 1.5 मंथ लीव एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। उसका जो नियोक्ता है उसे 1.5 महीने हर साल छुट्टियां देता है। पहले वाले क्वेश्चन में 2 महीने हर साल देता था, इसमें 1.5 महीने हर साल देता है। ठीक, उसमें वो काम इसलिए नहीं आया 2 महीने क्योंकि उसमें अपने को कितनी आपके छुट्टियां ली थी वो दे रखा था, इसमें काम आएगा। तो 1.5 महीने हर साल उसको छुट्टियां मिलती हैं। ड्यूरिंग हिज टेन्योर, उसकी सेवाओं के दौरान,
ही अवेल्ड 12 मंथ लीव, 12 महीने की छुट्टियां उसने अवेल कर ली। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ही ऑल्सो गेट्स DA 3000, उसको DA 3000 का मिलता था, यानी बेसिक सैलरी और DA 2 दे दिए। हिज लास्ट इंक्रीमेंट ऑफ 1000 इन बेसिक सैलरी वॉज 1/4/2019, यानी उससे पहले उसकी तनख्वाह जो थी वो 1000 कम थी और अभी 1000 बढ़ के है। टैक्सेबल लीव एनकैशमेंट, हमें बताना है कि उसका लीव एनकैशमेंट की टैक्सेबल राशि कितनी आएगी। एक बार आप क्वेश्चन को वापस पूरा देख लें। मिस्टर दास रिटायर होते हैं 31 मार्च 2020 को। 18 जो उसका है एट द टाइम, उसके खाते में 18 महीने की आपकी पड़ी हैं। सर्विस कितनी हुई है ये अपने को देखना पड़ेगा, और ये आपका सारा क्वेश्चन हो गया। इसमें आपके आगे वो लिखता है कि भाई 1,26,000 उसकी बेसिक सैलरी है और उसे 1.5 महीने की छुट्टियां मिलती हैं। ड्यूरिंग द टेन्योर उसने 12 महीने जो थी वो छुट्टियां ले ली थी। क्लियर? तो इसमें आप देखें ये चीज़ इसने क्लियर कर दी है यहाँ पे, 12 महीने की छुट्टियां उसने ले ली है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ही ऑल्सो गेट DA 3000, उसको DA भी मिलता है और उसकी इंक्रीमेंट जो है वो 1/4/2019 को लगा है। ये आपका क्वेश्चन हो गया, इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसमें ये चीज़ भी क्लियर हो जाती है कि ये जो है वो प्राइवेट एम्प्लॉई है, क्योंकि गवर्नमेंट के बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है और रिटायरमेंट पे इसको मिलता है, तो कंडीशन C हो गया ये भी। तो कंडीशन C में देखते हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन में आप वर्किंग नोट देखें। नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज। सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि उसके कितने सर्विस ईयर हो गए। तो वो कहता है एम्प्लॉय हैज़ रिसीव्ड 18 मंथ लीव एनकैशमेंट ऑन टर्मिनेशन ऑफ सर्विस एज वेल ही हैड एन्जॉयड 12 मंथ ड्यूरिंग द टेन्योर। वो कहता है कि 18 महीने की छुट्टियां तो उसके खाते में पड़ी थी और 12 महीने की वो ले चुका था, तो टोटल हो गया 30 मंथ। कोई दिक्कत नहीं। दैट मीन्स ही हैड रिसीव्ड अ लीव बेनिफिट ऑफ 30 मंथ। आगे बात, सिंस लीव अलाउड बाय एम्प्लॉयर इज 1.5 month every completed year of services. This signifies that Mr. Das had completed 20 years of services. कैसे आया कैलकुलेटर पे बताता हूँ। सबसे पहले आप इसको क्लियर कर लें। अब आप देखें, वो कहता है 30 महीने की उसको छुट्टियाँ टोटल मिली और हर साल 1.5 महीने मिलता है, तो डिवाइड 1.5 तो कितना आया 20। ये कितना अच्छा पॉइंट है कि आपको छुट्टियों से पता करना है कि उसने नौकरी कितनी की है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हुआ 20 ईयर्स सर्विस आ गई। सैलरी हेयर मीन्स, यानी सैलरी में आपको बेसिक सैलरी, DA और कमीशन 3 चीज़ें लेनी है। बीइंग लास्ट 10 मंथ्स एवरेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट, ये एवरेज सैलरी अपने को लेनी है। देयर इज़ नो इंक्रीमेंट इन लास्ट 10 मंथ। ये यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है। ये रिटायर हुआ 31 मार्च 2020 को और इंक्रीमेंट जो लगा है वो है 1 अप्रैल 2009 को, यानी 12 महीने पहले इंक्रीमेंट लगा था। तो पीछे के 10 महीने में तो इंक्रीमेंट लगा हुआ ही होगा, तो उसका कोई इम्पैक्ट सवाल में संख्या में नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पे देयर इज़ नो, उसका इम्पैक्ट जो है इंक्रीमेंट का कुछ नहीं होगा। अब ये जो 1,26,000 है, हैंस एवरेज सैलरी 7,000 रुपये से वो निकालता है। वो 1,26,000 पूरे साल की उसकी तनख्वाह है, उसमें उसने डिवाइड कर दिया 18 से, तो वो आपके आती है 7। इसको आप चेक कर लेते हैं। 1,26,000 अपॉन 18, 7,000 रुपये। क्यों है ये 7,000 रुपये बेसिक सैलरी, ये समझ लो। इसको 1,26,000, एक बार आप मेरे साथ क्वेश्चन में आ जाएं। देखो, इक्वलेंट टू 18 मंथ बेसिक सैलरी 1,26,000, यानी ये जो 1,26,000 है वो 18 महीने का है। तो इससे बेस पर हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 महीने का। तो ये देखो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया, तो 1 महीने की सैलरी उसकी कितनी है, 7,000 है। और 7,000 में आपको क्या जोड़ना है, DA केवल जोड़ना है, इसमें कमीशन है नहीं। तो इसकी एवरेज सैलरी जो है वो आ जाएगी 10,000। सिंपली कैलकुलेट हो गया।
कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। हमें सबसे पहले उसकी जो कितनी नौकरी करी थी सर्विस, वो भी ट्रिक से निकालनी पड़ी, और साथ ही उसकी बेसिक सैलरी भी हमें ट्रिक से निकालनी पड़ी। 18 महीने का 1,26,000 मिलता है, तो एक महीने की सैलरी कितनी हो गई? 7,000, और डीए है 3,000, दो ही चीज़ें हैं, तो एवरेज सैलरी हो गई 10,000। अब आगे, अब इसे सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल। सबसे पहले लीव आपको कितना पैसा मिला? 1,26,000। उसके बाद में इन 4 पॉइंट में से मिनिमम लेना है, तो रिसीव्ड वापस 1,26,000, स्टैट्यूटरी यानी अधिकतम 3 लाख, 10 महीने की सैलरी 10,000 इंटू 10 कर देंगे, तो ये आपकी हो जाएगी 1 लाख, और 1 लिखना है, इंटू कंप्लीटेड सर्विस यानी 20, माइनस लीव टेकन 12 दे रखा था, और इंटू एवरेज करना है सैलरी 10। तो आप देखें ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, 1 इंटू 20 माइनस 12 गुणा 10,000, जो पहले किया था वैसा ही है। इन चारों पॉइंट की अमाउंट हमारे पास आ गई, तो सबसे कम है 80,000, उसको यहाँ लिख देंगे। तो 1,26,000 में से 80,000 टैक्स फ्री हो गया, तो टैक्सेबल अमाउंट आ गई 46,000। इतना ही क्वेश्चन है। आप देखें आज हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, पूरा रूल समझा है, और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक और बात, इस बात को रटने के लिए, पक्का याद करने के लिए 2 बार वीडियो को आप देखें, और आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो ज़रूर मुझे बताएं। मैं आपका इंतज़ार करता हूं कमेंट का, कि मुझे कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे कैसा लगा। मैंने हर वीडियो में अपने व्हाट्सएप नंबर भी दिए हैं, तो जो भी विद्यार्थी इसको देख रहा है वो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं, व्हाट्सएप में कुछ लिख दें, मुझे पता लगेगा आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो वी विल इन पोजीशन टू मेक इट बेटर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा। बाय, आज की क्लास समाप्त करते हैं प्यारे बच्चों।